हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का जीव विज्ञान 2025 का पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए पेपर है। और ये पेपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सारा देखेंगे, समझेंगे और इसके किस प्रकार से आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में आपको, वो हम देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान का जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है, ठीक है। आपको 70 नंबर के पेपर दिए जाते हैं। तो 2025 का जो जीव विज्ञान का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। हम यूपी बोर्ड वाले जो है उस प्रकार से हमें हिंदी वर्ग का क्या करना होता है, आंसर लिखना होता है। और हिंदी टू इंग्लिश दोनों वर्जन में इसका क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि आपको जो कॉपी मिलेगी उस पे लिखना है। पहला प्रश्न कह रहा है क नंबर कि आवृत बीजी के भ्रूणपोष हैं। तो आवृत बीजी के भ्रूणपोष, ठीक है, क्या है? ऑप्शन 1 है अगुणित, दूसरा है द्विगुणित, तीसरा है त्रिगुणित और चौथा है चौगुणित, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इनमें से आपका थर्ड आंसर है राइट आंसर, यानी कि त्रिगुणित, ठीक है। त्रिगुणित आवृत बीजी के भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में, ठीक है, मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है, ठीक है। तो जो मेंडल के एकल संकर, ठीक है, क्रॉस में जो मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं मेंडल साहब ने, तो उनका जो कि फिनोटाइप पौधों का अनुपात है वो क्या निकल कर आता है? ऑप्शन है 3:1, दूसरा है 1:3, तीसरा है 1:2:1 और चौथा है 1:1:2। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3:1, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। अब आंसर आपको हेडिंग के तौर पे कैसे करके लिखना है, तो देखिए, ये रहा आपका आंसर शीट, जिसमें हम आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या यानी कि प्रश्न संख्या 1, पहले का आंसर है थर्ड यानी कि त्रिगुणित, ये लिख देंगे। और दूसरे का ख का पहला ऑप्शन सही है, जो कि है 3 संबंधे 1। तो ये हो गया आपके फर्स्ट और सेकंड का बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर। थर्ड प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, ठीक है। पहला है ऑप्शन एस्केरिस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है प्लाज्मोडियम और चौथा है अमीबा। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है जो टाइफाइड के रोगजनक का नाम है? तो राइट आंसर है आपका साल्मोनेला, ठीक है। तो आप उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार से साल्मोनेला। अब देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधों का नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा लक्षण है जो मरुस्थलीय पौधों में नहीं पाए जाते? पहला ऑप्शन है पत्ती की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है, दूसरा है रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, तीसरा है पत्तियों का कार्य तना करने लगता है और चौथा है पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो इनमें से जो लक्षण नहीं है वो है आपका चौथा, यानी कि पत्तियों में रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लक्षण जो कि है नहीं है। तो चौथे का आंसर भी हम लिख लेंगे, घ का चौथा आंसर। और बहुविकल्पी का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि तीसरे का दूसरा होगा साल्मोनेला और चौथा आंसर है पत्तियों पर
रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर, जो कि 4 पूछे जाएंगे। अब हम आएंगे आपके अगले प्रश्न यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगला है आपका इंग्लिश वर्जन में। तो ये जो इंग्लिश वर्ग वाले लोग हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उसे ये सॉल्व करेंगे। हम चलेंगे अपने आगे प्रश्नों पर, जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। तो जैव विविधता क्षति जो है उसमें 2 कारण आपको बताने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर। तो इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क है पादप उत्पादकता में कमी आती है जो पारितंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है। ये पहला उसका क्या है, कारण है। मतलब पादप जो है वो उत्पादकता में, मतलब वृद्धि में कमी आती है और पारितंत्र पर सीधा प्रभाव डालता है। मतलब उसका जो परितंत्र है उस पर क्या होता है, सीधा प्रभाव डालता है। और दूसरा इसका मेन कारण है कि परितंत्र की कुछ प्रक्रियाओं की, ठीक है, परितंत्र की कुछ प्रक्रियाओं की परिवर्तनशीलता बढ़ने में सहायक मिलती है। क्या होती है, इसकी परिवर्तनशीलता बढ़ने में सहायक मिलती है। तो ये हो गया आपके दूसरे का पहले का प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, अब देखिए ख प्रश्न क्या कह रहा है। ख प्रश्न कह रहा है कि मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। मतलब जो मानव है यानी ह्यूमन है, उनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें पूछ रहा है ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और एकल सूत्रता की स्थितियों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, इसका लिखना है आंसर। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे ख का आंसर कि मानव में ट्राइसोमिक की स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXY होता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका त्रिसूत्रता। ठीक है, ट्राइसोमिक स्थिति में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस XXY होता है तथा मोनोसोमिक की स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस X होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपको समझा दूं। तो जैसा कि मानव में, ठीक है, मानव में पाए जाते हैं, एक मानव में गुणसूत्र की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या जो होती है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं। तो मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है आपकी क्या, 44 प्लस X और X। ठीक है, ये जो X और X पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मादा में, और 44 प्लस X एंड Y ये पाए जाते हैं नर में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे बॉडी में, जो मानव के बॉडी में पाए जाते हैं, कुल 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर ये जो 2 लिया जा रहा है X और Y, इसे हम कहेंगे द्विगुणित। तो क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिगुणित क्या है, इसकी संख्या कितनी होगी, और कह रहा है कि एकल सूत्रता की संख्या एकल की कितनी होगी। तो ये बताइए, जब द्विगुणित है तो यहाँ पर XY की संख्या कितनी जा रही है, 2 जा रही है, लेकिन त्रिगुणित हो जाएगा तो 3 चली जाएगी, तो हो जाएगा 44 प्लस जो लिंग निर्धारण वाली संख्या है उसे हम ले सकते हैं XXY। ठीक है, और एकल में हो जाएगा 44 प्लस X। तो ये हो गया एकल, ये हो गया त्रिगुणित और ये हो गया द्विगुणित। ठीक है, यूजुअली मानव में आपके द्विगुणित क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो वही पूछ रहा है कि जब त्रिगुणित होगा और एकल गुणित होगा तो उसमें संख्याएं कितनी पाई जाएंगी। तो यही हमने लिखा है कि मानव में ट्राइसोमिक की स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXY होता है तथा मोनोसोमिक की स्थिति में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस X होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क और ख का उत्तर। अब हम चलेंगे
प्रश्न संख्या ग पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होती है उस जीवाणु का नाम पूछ रहा है। तो इसका उत्तर लिख देंगे हम। लिखेंगे उत्तर कि दूध से दही बनाने वाले स्ट्रेप्टोकोकस थार्मोफाइल्स तथा बेसिलस और बल्गेरिकस नामक जीवाणु होते हैं। मतलब दूध से दही बनने की क्रिया में ये जो सारे नाम हैं ये सारे नामक जीवाणु होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस थार्मोफाइल्स तथा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, ठीक है, नामक जीवाणु होते हैं। तो ये था आपके दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसका उत्तर। अगला प्रश्न घ पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, अंग नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। उत्तर लिखेंगे कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक के स्थान पर एक केंद्रकाभ पाया जाता है। आनुवंशिक सामग्री और नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जीवाणु कोशिका में केंद्र के स्थान पर एक केंद्रकाभ पाया जाता है और आनुवंशिक सामग्री और नाभिकीय झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। अब देखिए ये इंग्लिश वर्जन में दिया है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन हल करना है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट एक आएंगे और एक आता है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। ठीक है, तो तीसरे का हम अब पहुंच गए हैं क प्रश्न पे। तीसरे का क प्रश्न पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो सूक्ष्म जीवों के नाम क्या होंगे? तो लिखेंगे हम उत्तर लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट का प्रश्न संख्या 3। तीसरे का क का उत्तर होगा कि राइजोबियम और दूसरा है एनाबिना। ठीक है, राइजोबियम और एनाबिना। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का पहला उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम एवं, और दूसरा है कि दो डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो इसका भी नाम लिखना है और इस प्रश्न का भी नाम लिखना है। तो पहले का उत्तर का प्रश्न है कि डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले कौन से एंजाइम हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से कि डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले प्रतिबंधन एंजाइम हैं वो एंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग होता है। और दूसरा प्रश्न था इसमें कि दो डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरे का ख प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे ग प्रश्न पर। ग प्रश्न क्या कह रहा है? ग प्रश्न कह रहा है कि अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक फल जनित फल क्या है, इसे का हम परिभाषा लिखेंगे और इसकी एक उदाहरण देंगे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि अनिषेक जनित फल ऐसे फल होते हैं जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अनिषेक जनित फल ऐसे फल हैं जो परागण यानी कि परागण करने में और निषेचन की प्रक्रिया में बिना विकसित मतलब कि बिना विकसित हुए जो मतलब डेवलप्ड किए बिना ही क्या करते हैं, हो जाते हैं।
और अक्सर इसमें बीज नहीं होते या बहुत कम होते हैं। मतलब इस फल में बीज नहीं होते या फिर होते भी होंगे तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से पौधों के हार्मोन, मतलब ये जो क्रिया है एक प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से और कृत्रिम रूप से पौधों के हार्मोन के छिड़काव से प्रेरित किया जाता है। ठीक है, मतलब कृत्रिम रूप से ये पौधों के हार्मोन के, ठीक है, छिड़काव में प्रेरित भी किया जाता है। तो ये हो गया आपके ग प्रश्न का उत्तर। उदाहरण लिखेंगे केला, पपीता, खीरा आदि। केले में क्या होता है, बीज नहीं होता। पपीते में होता है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और खीरे में भी बहुत ही कम मात्रा में बीज पाए जाते हैं। तो ये था आपके अनिषेक फल का क्या परिभाषा और उसका उदाहरण। तो ये था आपका घ प्रश्न का उत्तर। अगला है घ प्रश्न। घ प्रश्न कह रहा है कि अनुलेखन क्या है। तो अनुलेखन क्या है इसकी परिभाषा देनी है। तो लिखेंगे इसका उत्तर घ का कि डीएनए की एक रज्जुक से, ठीक है, डीएनए तो आप जानते हैं जो द्विकुंडलित संरचना होती है डीएनए जो मानव के बॉडी में पाया जाता है, आनुवंशिक ये क्रिया है। तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए, ठीक है, आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, क्या करने की प्रक्रिया को, तो जो डीएनए के रज्जुक में आनुवंशिक सूचना पहुंचाता है आरएनए में, वो प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया ही क्या करती है, अनुलेखन उसको कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यह एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए की आनुवंशिक जानकारी को मैसेंजर यानी कि आरएनए, तो आरएनए में 3 प्रकार के हो जाते हैं जिनमें से मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है। तो जिसमें डीएनए की आनुवंशिक जानकारी को मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए में कॉपी किया जाता है। ठीक है, एमआरएनए की प्रक्रिया में इसकी जानकारी को कॉपी किया जाता है यानी कि मैसेज पहुंचाया जाता है ताकि प्रोटीन बनाया जा सके। ठीक है, मतलब कि उसे सूचना दी जाती है ताकि वो प्रोटीन बनाने की क्रिया कर सके। और इसका कार्य यह है कि आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम डीएनए को, ठीक है, क्या करता है, इसका कार्य यह है कि आरएनए जो है वो पॉलीमरेज नामक एंजाइम डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। क्या करता है, जो आरएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम है वो डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है और इसके आधार पर एमआरएनए बनाता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए इसका कार्य करता है कि प्रोटीन पहुंचाने की सूचना पहुंचाता है। और ये जो डीएनए जो है आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को डीएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग भी कराता है। तो ये हो गया अनुलेखन क्या है। तो आप समझ गए कि डीएनए की एक रज्जुक आनुवंशिक सूचना को आरएनए में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया को ही हम अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी घ प्रश्न का उत्तर। अगला है हमारा अंग प्रश्न। तो अंग प्रश्न कह रहा है कि अंग नंबर कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा उसकी रोकथाम के उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कोई यौन संचारित रोग का नाम लिखना है और उसके रोकथाम के उपाय का भी वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसके उत्तर के लिए हेडिंग कर लेंगे यौन संचारित रोग, जिसके रोग का नाम है क्या, गोनेरिया या सुजाक। ठीक है, पहले बोला है कि उसका नाम लिखिए तो लिखेंगे गोनेरिया या सुजाक। अब इसका क्या है, कह रहा है उपाय या रोकथाम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वर्णन में हम लिखेंगे कि गोनोरिया नर्सेरियन, ठीक है, नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होने वाले रोग हैं।
ठीक है। गोनेरिया नर्सेई गोनोरियाई नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। पुरुष में आगे कह रहा है कि पुरुष में इस रोग के संक्रमण के फलस्वरूप, मतलब पुरुष में यह रोग संक्रमण के, मतलब किसी के संक्रमण के आने के फलस्वरूप मूत्र मार्ग में जनन होती है। ठीक है, मतलब मूत्र मार्ग की क्रिया में क्या होती है, जनन होती है तथा सूजन आ जाता है और शिश्न के सिरे पर, ठीक है, शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं तथा स्त्रियों में संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये वाहक का कार्य करती हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये जो रोग है वो उसके उपाय में कह रहा है कि मतलब कि जो संक्रमण में स्त्री लोग होती हैं उस पर प्रभाव उनका कुछ नहीं पड़ता, परंतु ये वाहक का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। लेकिन अगर पुरुष इस रोग से संक्रमित है तो उसके मूत्र मार्ग के रास्ते में क्या होती है, जनन क्रिया के रास्ते में, तो कह रहा है कि क्या होते हैं कि मूत्र मार्ग के जनन के रास्ते में सूजन आ जाते हैं और शिश्न के सिरे पर पीले और हरे रंग के दाने भी दिखाई देने लगते हैं। यही उसके क्या हैं, लक्षण हैं। और रोकथाम के लिए लिखेंगे हम इसमें कि एंटीबायोटिक्स से लाभ पहुंचाता है, मतलब इस रोग में एंटीबायोटिक इसका क्या करता है, लाभ पहुंचाता है। तो ये हो गया आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर सॉल्व, जिसमें आपके 5 प्रश्न थे। बाकी ये इंग्लिश में दिया है तो ये इंग्लिश वर्ग वाले सॉल्व करेंगे। फिर इसके आगे के पेज हम देखते हैं आगे प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में से। फर्स्ट इसमें कुल मिला के आपके 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब लाइकेन और माइक्रोराइजा दोनों पर क्या करनी है, टिप्पणी देनी है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, कौन नंबर जो था, 2 ही चीज पर टिप्पणी देनी है, एक लाइकेन पे और एक क्या, माइकोराइजा पर। तो हम लिखेंगे इसमें लाइकेन पहला हेडिंग है जिसमें हम लिखेंगे लाइकेन एक सहजीवी जीवन रूप है। ठीक है, लाइकेन एक क्या है, सहजीवी जीवन रूप है जो मुख्य रूप से एक कवक शैवाल या साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, कवक शैवाल और साइनोबैक्टीरियम को सुरक्षा और पानी, खनिज अवशोषण प्रदान करता है, जबकि शैवाल या साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करता है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे कहना चाहता है कि लाइकेन एक सहजीवी जीवन रूप है जो मुख्य रूप से एक कवक शैवाल या साइनोबैक्टीरियम को सुरक्षा और पानी, खनिज अवशोषण प्रदान करता है। ठीक है, जबकि शैवाल या साइनोबैक्टीरियम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब कि लाइकेन इसका कार्य करता है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया और कवक शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और लाइकेन अक्सर प्रदूषित हवा के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो लाइकेन हैं वो ज्यादातर प्रदूषित हवा के प्रति अपना संवेदनशील कार्य करते हैं या फिर संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लाइकेन की परिभाषा। अब हम देखेंगे इसका क्या, माइकोराइजा की परिभाषा। 2 परिभाषा इसमें लिखनी थी, तो ये फर्स्ट की परिभाषा यानी कि टिप्पणी। अब हम देखेंगे माइकोराइजा की टिप्पणी। हेडिंग करेंगे माइकोराइजा। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। ठीक है, माइकोराइजा जो है एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जो कवक मिट्टी से पानी और पोषण, ठीक है, कवक मिट्टी से पानी और पोषण तत्वों को अवशोषित करने में पौधों की मदद करता है। क्या करता है कि पोषण तत्वों को अवशोषित करने में पौधों की मदद करता है और बदले में पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित, यानी कि उसके बदले क्या करता है जो पौधा है, तो कह रहा है कि पौधों
कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। क्या करता है? जो पौधा है वो कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करता है। और माइकोराइजा अधिकांश पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसमें जो माइकोराइजा है वो अधिकांशतर पौधों के स्वास्थ्य के विकास के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे मानव में स्वास्थ्य के लिए हमें क्या होता है? प्रोटीन या फिर कई फल आहार हमें अवशोषित करना होता है, जिससे हमें क्या होता है? लाभ होता है। उसी प्रकार से जो पौधा है उसमें क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए जो माइकोराइजा है वह विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके माइकोराइजा की परिभाषा यानी कि टिप्पणी और लाइकेन की भी टिप्पणी। तो यहाँ पर से हमारा चौथे का क नंबर समाप्त होता है। अब हम चलेंगे ख नंबर पर। ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो मधुमक्खी पालन क्या है और आप उससे क्या समझते हैं, इसका ही वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका भी उत्तर। लिखेंगे कि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ठीक है, मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर शहद और मोम जैसे उत्पादों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो मधुमक्खी पालन है वो शहद और मोम क्या करते हैं? देते हैं। तो उससे उत्पाद क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने तरीकों से मधुमक्खियों को पालने और प्रबंधित करने की प्रथा दी है। ठीक है, प्रथा दी है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं उनकी दृष्टि से ऐसा पता चला कि हमें शहद और मोम जो है कि मधुमक्खी पालने से मिल सकता है। तो जो वैज्ञानिक के तरीके हैं उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों को पालने और प्रतिबंधित करने की क्या की है? प्रथा दी है। और इसमें मधुमक्खियों के छत्ते का रख रखाव, मतलब इस क्रिया में मधुमक्खियों के छत्ते जो होते हैं उनकी रख रखाव करनी चाहिए। और उनके प्रजनन का प्रबंधन, मतलब उनके प्रजनन जिससे वह अपना अंश आगे बढ़ाएं, प्रजनन का प्रबंधन और शहद निकालने की प्रक्रिया शामिल है। इस रख रखाव में उनके प्रजनन से और प्रबंधन और शहद निकालने की जो प्रक्रिया है वो तीनों क्या है? इसमें शामिल है। यह कृषि की एक सहायक गतिविधि है। क्या है? यह कृषि की एक सहायक गतिविधियों में से एक है जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, किसान की आय जो है वो मतलब कि पैसों की जो जरूरत होती है उस आय को बढ़ाने में क्या करती है? मदद करती है। जैसे शहद और उसके मोम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है और मदद मिलती है। इसलिए लोग मधुमक्खी पालन करते हैं जिनसे उन्हें शहद और मोम के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर और मधुमक्खी पालन का वर्णन। अगला है ग प्रश्न। ग प्रश्न क्या कह रहा है? तो ग प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बीज क्या है? किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बीज क्या है ये बताना है और बीज की संरचना का वर्णन भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ग नंबर का उत्तर लिखेंगे, बीज निषेचित बीजांड होते हैं। मतलब जो बीज है उससे क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। तो बीज जो है वो एक प्रकार का निषेचित बीजांड होता है और भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने पर, जो भ्रूण की क्रिया होती है वह पूर्ण रूप से विकसित होने पर बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। और भविष्य कर पौधा, मतलब जो भविष्य का पौधा है, भविष्य का पौधा यानी भ्रूण और भोजन का भंडार होता है। ठीक है, तो मतलब बीज जो है वो एक निषेचित बीजांडों में से एक है और भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने पर, मतलब जो भ्रूण है, ठीक है, बच्चे की अवस्था जो होती है उस भ्रूण को पूरे रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित यानी कि डेवलप्ड होने पर बीजांड बीज में क्या होता है? परिवर्तित
हो जाता है। और भविष्य का पौधा जो है भ्रूण और भोजन का क्या होता है, भंडारण करता है या फिर भंडार होता है। फिर इसके आगे लिखेंगे कि सेम के बीज की संरचना का वर्णन। यहाँ पर किसी की संरचना का वर्णन करना है तो हमने सेम के बीज की संरचना का वर्णन लिखा। तो इसमें हम लिखेंगे यह निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग है बीज आवरण। तो बीज आवरण में हम क्या लिखेंगे, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बीज आवरण का, जिसमें हम लिखेंगे यह बीज की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है, यह बीज में बीज आवरण जो है वो बीज का सबसे बाहरी परत होता है जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब जो भ्रूण है और किसी के बाहरी आवरण है तो उसको क्या करेगी, वो सुरक्षा प्रदान करेगी। जैसे कि हम मानव के शरीर के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, रोवे होते हैं, और हम अपने शरीर को बचाने के लिए क्या करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। तो उसी प्रकार से बीज जो है भ्रूण की सुरक्षा, बीज आवरण जो है वह उस परत से भ्रूण की सुरक्षा भी प्रदान करती है। ये था आपका पहली संरचना का पहला भाग। और दूसरा है भ्रूण। भ्रूण में हम लिखेंगे यह बीज का वह हिस्सा है जो उचित परिस्थिति में एक नए पौधों के रूप में विकसित है। ठीक है, यह बीज का वह हिस्सा है जो उचित परिस्थिति में, मतलब कि एक मूल रूप से एक सही परिस्थिति में क्या करता है, एक नए पौधों के रूप में विकसित है। ठीक है, नए पौधों का निर्माण करता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। इससे एक मूलांकुर, एक प्रांकुर और एक या 2 बीज पत्र होते हैं। मतलब विकसित होते ही इसमें एक मूलांकुर, एक प्रांकुर और एक या 2 बीज पत्र होते हैं इस भ्रूण में। फिर है तीसरा भाग भ्रूण पोष। ठीक है, यानी कि भ्रूण के लिए पोषण। तो यह पोषण तो आप समझते ही हैं, जो आहार होते हैं जो हमारे शरीर में पोषण प्रदान करते हैं वही कह रहा है बीज में। तो यह भ्रूण के लिए पोषक उत्तक है जो कुछ बीजों में स्पष्ट होता है। यानी कि यह भ्रूण के लिए पोषक उत्तक में से एक है जो कुछ बीजों में क्या होता है, स्पष्ट रूप से होता है, जबकि अन्य यह बीज पत्रों में समाहित होता है। क्या करता है, ये जो भ्रूण है वो पोषक उत्तक कुछ बीजों को स्पष्ट होता है, मतलब बीजों में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य में यह बीज पत्रों में क्या होता है, समाहित होता है, यानी कि सम्मिलित होता है। ठीक है, तो सेम के बीज की संरचना का वर्णन में हमने ये 3 भाग लिखा। ठीक है, इस 3 भाग का आप वर्णन करेंगे और बीज क्या है वो लिख देंगे तो आपका इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी दीजिए। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी यानी परिभाषा भी लिखनी है और प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन भी करना है। तो दोनों प्रश्न ही एक साथ हैं और 2+1 यानी कि ये 3 नंबर के प्रश्न हैं। तो चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न का ये आखिरी घ नंबर है, तो इसका भी उत्तर देखते हैं। तो हम इसमें हेडिंग करेंगे प्रतिरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिरक्षण का सिद्धांत शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर आधारित है। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिरक्षण किया जो सिद्धांत है, ठीक है, वह कह रहा है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति पर क्या है, आधारित है। जब किसी रोगजनक या उसके टीके को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, जब किसी रोगजनक या उसके टीके को किसी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो प्रतिरक्षा, फिर आगे लिखेंगे, तो प्रतिरक्षा प्रणाली विशिष्ट एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाओं का निर्माण करके, ठीक है, क्या करती है, विशिष्ट एंटीबॉडी और स्मृति जो कोशिका है उसका निर्माण करके, ठीक है, प्रतिक्रिया करती है, मतलब क्रिया करती है और भविष्य में उसी रोगजनक, ठीक है, भविष्य में उसी रोगजनक
के संपर्क में आने पर, यानी कि भविष्य में इन फ्यूचर रोगजनक के संपर्क में आने पर ये स्मृति कोशिकाएं तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये स्मृति कोशिकाएं तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करती है, जिससे व्यक्ति को बीमारी से बचाया जा सकता है। जिससे क्या होगा, व्यक्ति को बीमारी से भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने की प्रक्रिया है कि जो प्रतिरक्षण का सिद्धांत है उसमें जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो प्रवेश कराता है तो उस प्रतिरक्षा की प्रणाली एंटीबॉडी और स्मृति कोशिकाओं का निर्माण करके एक प्रतिक्रिया करती है और भविष्य में उसी रोगजनक के संपर्क में आने पर ये स्मृति कोशिकाएं तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे व्यक्ति को बीमारी से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब नीचे इसमें दो प्रश्न पूछ रहे थे। एक पूछ रहा था कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी दीजिए, तो ये फर्स्ट का उत्तर हमने लिख दिया, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप वर्णन। अब कह रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षण हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि निष्क्रिय प्रतिरक्षण में व्यक्ति के अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय किए बिना सीधे तैयार एंटीबॉडी, ठीक है, शरीर में दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षण में व्यक्ति के अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय किए बिना, मतलब अपना प्रतिरक्षा प्रणाली बिना ही एक्टिव किए हुए, सक्रिय किए बिना सीधा तैयार एंटीबॉडी शरीर में दिया जाता है। और यह तब आवश्यक होता है जब संक्रमण गंभीर होता है, मतलब केस सीरियस होगा तब जाके एंटीबॉडी शरीर में सीधा दिया जाता है और तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता होता है, जिसे हम निष्क्रिय प्रतिरक्षण प्रणाली कह सकते हैं। मतलब इन सीरियस में आपको कोई शरीर का पार्ट जैसे कि ब्लड हुआ, एंटीबॉडी हुआ, यही सब चीजें जो होती हैं तुरंत देनी पड़ती हैं, उसे ही हम निष्क्रिय प्रतिरक्षण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, यानी कि लघु का हमने दूसरे का चौथा प्रश्न सॉल्व कर दिया है। अब हम चलेंगे लघु के दूसरे के 5वें प्रश्न पर। 5वें में भी 4 प्रश्न हैं जो कि ये भी 3-3 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। तो भ्रूणपोष क्या है और इसके विकास की प्रक्रिया और कार्य को बताना है। तो चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। और क का प्रश्न का उत्तर है कि यह एक त्रिगुणित उत्तक है जो दोहरे निषेचन के फल स्वरूप, ठीक है, यह एक क्या है, त्रिगुणित उत्तक है जो दोहरे निषेचन के मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप त्रिसंलयन द्वारा बने भ्रूणपोष, ठीक है, त्रिसंलयन से मतलब 3 संलयन से बने भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होता है। ठीक है, भ्रूणपोष के केंद्रक से विकसित होता है और भ्रूणपोष का परिवर्धन से कुछ पहले शुरू होता है और भ्रूणपोष के परिवर्धन से कुछ पहले शुरू होता है और भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता है। तो कह रहा है इसका उत्तर कि यह एक त्रिगुणित उत्तक है और जो दोहरे निषेचन के फल स्वरूप क्या करता है, त्रिसंलयन द्वारा बने भ्रूणपोष केंद्रक से विकसित होता है। ठीक है, मतलब भ्रूणपोष जो है उसके केंद्रक से यानी न्यूक्लियस से यह विकसित होता है और भ्रूणपोष का परिवर्धन से कुछ पहले शुरू होता है। मतलब भ्रूणपोष में जो परिवर्धन होता है उससे कुछ पहले यह क्या होता है, शुरू होता है और भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता है। ठीक है, मतलब ये जो क्रिया है भ्रूणपोष की वह भ्रूणपोष के परिवर्धन के कुछ पहले शुरू होता है और भ्रूण के साथ साथ इसकी वृद्धि होती है। फिर इसके आगे लिखेंगे भ्रूणपोष के कार्य। ठीक है, तो भ्रूणपोष क्या है वो तो हमने समझ लिया। अब उसके कार्य यानी कि प्रक्रिया में 2 लाइन लिखेंगे
कि इसकी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। इसकी कोशिकाओं में क्या होता है, मतलब सेल्स में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। और दूसरा, यह वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण पदार्थ प्रदान करता है। मतलब वृद्धि करने के साथ साथ ये जो भ्रूण है उसको पोषण पदार्थ भी प्रदान करता है। यही भ्रूणपोष का क्या है, कार्य है। मतलब कोई पूछे कि आपका भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो आप बोलेंगे भ्रूण को पोषण वृद्धि प्रदान करना। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न होगा, देखिए ख नंबर, पहला नंबर हमने सॉल्व कर दिया। कह रहा है कि जलीय पौधों और अपने वातावरण में अनुकूलित है, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण भी दे सकते हैं तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, मतलब इसका उत्तर लिखेंगे और उदाहरण से इसे स्पष्ट करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे ख नंबर कि जलीय पौधों जल में या उसके, ठीक है, उसके आसपास, ठीक है, कह रहा है कि जलीय पौधे जल में या उसके आसपास उगने के लिए विशेष शारीरिक, ठीक है, उगने के लिए विशेष रूप से शारीरिक, अकारिकीय और कारिकीय, ठीक है, कायिकीय अनुकूलन को दर्शाते हैं। ठीक है, शारीरिक जो है शरीर के विशेष रूप से अकारिकीय मतलब कि आकारकीय और कारिकीय, ठीक है, अनुकूलन को दर्शाते हैं। ये अनुकूलन उन्हें जल के भीतर या सतह पर रहने, पोषण तत्वों को अवशोषित करने और प्रजनन करने में मदद करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो जलीय पौधा है वह जल में या उसके आसपास उगने के लिए विशेष और शारीरिक, आकारिकीय और कारिकीय मतलब आकार में और कार्य के अनुकूल को दर्शाता है। और ये अनुकूल उन्हें जल के भीतर या सतह पर रहने, पोषण तत्वों को अवशोषित करने और प्रजनन करने में मदद भी दिलाता है, जैसे कि जलकुंभी या हाइड्रिला या कमल। ये तीन उसके क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है ग नंबर। ग नंबर कह रहा है कि मानव इंसुलिन पर टिप्पणी दीजिए। तो मानव इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको आगे के कई टॉपिक्स में भी बताए हैं, ये मैंने आप लोग को समझाया भी है। तो मानव इंसुलिन पर टिप्पणी देना है, तो चलिए लिखते हैं इसका भी उत्तर। तो हेडिंग कर लेंगे मानव इंसुलिन। ठीक है, इसमें लिखेंगे मनुष्यों में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, मतलब मनुष्य में जो मधुमेह रोग है उसका नियंत्रण इंसुलिन के द्वारा ही संभव होता है। और मधुमेह रोगियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों तथा, ठीक है, जानवरों तथा सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता है। तो यहाँ तक पहले समझिए, यहाँ तक कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि मनुष्यों में जो मधुमेह रोग है उसको नियंत्रण करने वाला जो इंसुलिन द्वारा ही संभव होता है, मतलब उसको नियंत्रण करना। और मधुमेह रोगियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो इंसुलिन है, मतलब मधुमेह के रोगी जो नियंत्रित हैं उनको उपयोग में लाने के लिए, मतलब रोग को ठीक करने के लिए उपयोग में लाने वाले जो इंसुलिन हैं वो जानवरों तथा सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और इस इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति, ठीक है, इस इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन, ठीक है, बाहरी प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रक्रिया होने लगती है। ठीक है, क्या होता है कि दूसरे तरह की प्रक्रिया होने लगती है और इसकी श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। इसकी श्रृंखला जो होती है यानी कि पेयर, वह ए और बी के अनुरूप होती है। और इन श्रृंखलाओं के जिन को ई कोली जीवाणु, ठीक है, इनकी श्रृंखलाओं के जिन को ई कोली जीवाणु के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर, ठीक है, के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। तो ये जो मानव इंसुलिन है वो मधुमेह रोग से जब नियंत्रित होता है तो कुछ जानवरों और सुअरों को मारकर उसके अग्नाशय से क्या होता है, इंसुलिन निकाला जाता है। और वह इंसुलिन जो है वह कुछ रोगियों में एलर्जी और बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रक्रिया होने लगती है। मतलब एलर्जी भी हो सकता है या फिर प्रोटीन भी मिल सकता है। और इस प्रक्रिया की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। इन श्रृंखलाओं के जिन ई कोली जीवाणु के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। यानी कि मानव के शरीर में जो इंसुलिन की क्रिया है उसको ही पूछ रहा था। और वही अब मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है और बॉडी में क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये था आपके ग प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे इस लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न यानी कि 5वें का घ प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन और एंडोन्यूक्लिएज क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे और इसके 2 उदाहरण लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका हेडिंग करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, तो लिखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइमों का एक वर्ग है। तो ये वर्ड जो है हार्ड है, तो आपको याद रखना है कि ये एक एंजाइम का क्या है, वर्ग है, जिन्हें अक्सर आणविक कैंची कहा जाता है। ये जो है इन्हें हम अक्सर आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम डीएनए के भीतर विशिष्ट पैलिड्रोमिक, ठीक है, पैलिड्रोमिक अनुक्रमों को पहचानते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए के भीतर विशिष्ट पॉलीडोमिक अनुक्रमों को पहचानते हैं और उन्हें एक विशिष्ट बिंदु पर काटते हैं। अगर आणविक कैंची है तो वो काटने की क्रिया करेगी। तो वही कह रहा है कि पॉलीड्रोमिक अनुक्रमों को पहचानते हैं और उन्हें विशिष्ट बिंदु पर क्या करते हैं, काटते हैं। ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग और पुनर्योजी डीएनए, ठीक है, ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग और पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, तो डीएनए प्रौद्योगिकी में क्या है, यह इसका महत्वपूर्ण उपकरण भी है। उदाहरण में लिखेंगे ई इकोरी यानी कि एस्चेरिचिया कोली और हिंडल यानी कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका उदाहरण। और इसकी क्या थी, टिप्पणी यानी कि परिभाषा। तो घ नंबर यहाँ से समाप्त होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 नंबर पर। अगला प्रश्न कह रहा है 6 नंबर की मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। तो आपको सिर्फ मेंडल के प्रभाविता का जो नियम है उसका वर्णन करना है, यानी कि उसकी परिभाषा के साथ व्यक्त करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये भी आपके 3 नंबर में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो लिखेंगे मेंडल के प्रभाविता का नियम, हेडिंग कर लेंगे, प्रश्न संख्या 6 है। इसमें लिखेंगे कि मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को, ठीक है, विपरमार्शी युगलों, ठीक है, युगलों में बांटा गया है। तो मेंडल के अनुसार जो जीव हैं उनके लक्षणों को विपरमार्शी युगल में क्या किया है, बांटा गया है। और प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ, ठीक है, प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है। उनमें से केवल एक ही लक्षण जो कि है जीव में दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सका अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, जो लक्षण जीव में दिखाई देता है उस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकता, मतलब नहीं दिखा सकता, उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये था आपके मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या वर्णन। तो हमने देख लिया 6वें का उत्तर। अब हम चलेंगे 6वें प्रश्न के
ख नंबर पर। तो ख नंबर कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तीनों में से किसी दो की परिभाषा देनी है। तो हम तीनों देख लेंगे, आपको जो भी समझ में आएगा आप वो लिख सकते हैं। तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम तीनों का उत्तर देखेंगे। तो कह रहा है पहला कि आणविक जीव द्रव्य का केंद्रीय सिद्धांत, दूसरा है परजीविता और तीसरा है असंग जनन। तो पहले की परिभाषा देखेंगे यानी कि टिप्पणी, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। तो चलिए इसका हेडिंग करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत आनुवंशिक सूचना के प्रवाह की दिशा को बताता है। यानी कि जो आणविक जीव विज्ञान है वो केंद्रीय सिद्धांत, मतलब कि न्यूक्लियस का जो सिद्धांत है, केंद्रीय सिद्धांत, उसकी आनुवंशिक सूचना के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है या बताता है। इसके अनुसार आनुवंशिक सूचना, ठीक है, आनुवंशिक सूचना एकादिशीय रूप से डीएनए एमआरएनए में प्रवाहित होती है। यानी कि जो आनुवंशिक सूचना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सूचना देने का काम करता है वह एमआरएनए का है। तो एमआरएनए में प्रवाहित होती है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को 2 मुख्य चरण में होता है। मतलब यह प्रक्रिया जो है 2 मुख्य चरण में होता है। तो चरण देखेंगे तो आपको यही दिख रहा है कि जो डीएनए है उसमें से एमआरएनए प्रवाहित होता है और एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए जो है वो कार्य करता है प्रोटीन का और उसको बताता है कि प्रोटीन यहाँ पर निर्माण कराए। और यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। तो पहला चरण है अनुलेखन, ठीक है, अनुलेखन यानी कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, और अनुवादन, इस प्रक्रिया में लिखेंगे एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्रिया कि डीएनए अनुलेखन करेगा तो एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए अनुवादन करेगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। तो यही क्रिया आपका क्या था, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है, ठीक है। अब देखिए हम 6वें प्रश्न के ख में से दूसरा आ गए हैं जो कि है परजीविता। परजीविता क्या है इसको हम देखेंगे। तो देखिए, तो इसमें हम परजीविता हेडिंग कर लेंगे। अब परजीविता में लिखेंगे कि यह 2 विभिन्न जातियों के जीवों के बीच में पाए जाने वाला, यह 2 विभिन्न जातियों के, ठीक है, जीवों के बीच में पाए जाने वाला एक पारस्परिक संबंध है जिसमें परजीवी अपना भोजन पोषण से प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब परजीवी जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन पोषण से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इस संबंध में परजीवी को लाभ किंतु पोषण को हानि होती है। परजीवी को तो लाभ होता है लेकिन उसमें जो पोषण है उसको क्या होती है, उसको हानि होती है। और इस प्रकार के संबंध प्राकृतिक में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। मतलब इसी प्रकार का जो संबंध है वो प्रकृति में एक व्यापक रूप से देखने के लिए मिलता है। परजीवी पोषक को नष्ट नहीं करता है, ठीक है, परजीवी जो है वो पोषण तत्वों को नष्ट नहीं करता है। उदाहरण में जू, लीच, मलेरिया, परजीवी आदि, ठीक है। उदाहरण में हम जू या लीच, मलेरिया ले सकते हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन, परजीवी जो हैं भोजन क्या करते हैं, उससे भोजन में अपना पोषण प्राप्त करते हैं और इसमें उसको परजीवी को तो लाभ होता है लेकिन पोषण को क्या होती है, हानि होती है। तो ये था परजीवी का जीविता का क्या परिभाषा। अब है तीसरा। तो 6वें के ख नंबर का तीसरा कह रहा है असंग जनन। असंग जनन की भी टिप्पणी देनी है। तो मतलब कि तीनों में से कोई 2 देना है। हम तीनों दिखा दे रहे हैं, आपको जो सही लगेगा आप उसे रिपीट कर लीजिएगा। तो असंग जनन की परिभाषा लिखेंगे तो हेडिंग कर लेंगे असंग जनन।
जब पौधों में समयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। ठीक है, पौधों में जो होता है समयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, परंतु द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाता है। मतलब कि उसमें समयुग्मक भी नहीं होगा और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा, परंतु जो द्विगुणित कोशिका है उससे नए पौधा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं, जैसे गन्ना, आलू इत्यादि। ठीक है, ये असंग जनन की उदाहरण है और इसकी परिभाषा यही हो जाएगी। फिर देखिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग नंबर, कह रहा है कि किण्वित पेय पदार्थ क्या है और उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, किण्वित पेय पदार्थ किसे कहते हैं और उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इस प्रकार से तो लिखेंगे इसका उत्तर कि किण्वित पेय पदार्थ वे पेय हैं जिनका उत्पादन सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग किण्वन क्रिया द्वारा किया जाता है। मतलब कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें विशेषकर मतलब कि ज्यादातर ईस्ट का प्रयोग किण्वन क्रिया के द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव शर्करा को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में जो सूक्ष्म जीव हैं वो शर्करा को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और किण्वन एक उपापचयी प्रक्रिया है। क्या है? किण्वन जो प्रक्रिया है एक उपापचयी प्रक्रिया है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्या होती है? यह एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है यह प्रक्रिया। और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला यीस्ट सैक्रोमाइसेस सेरेविसिए है। ठीक है, मतलब आमतौर पर इसे इस्तेमाल किए गए इस यीस्ट को हम सैक्रोमाइसेस और सेरेविसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका क्या परिभाषा, मतलब क्या है पदार्थ। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं क्या? वाइन। वाइन यानी कि अंगूर के रस में किण्वन से बनती है। मतलब अंगूर के रस में यह किण्वन से क्या होती है? बनती है। कौन? वाइन। दूसरा है बियर, यानी कि जौ या अन्य अनाजों को मॉल्ट से बनता है। मतलब जो बियर है वो जौ और अन्य अनाज के माल्ट से बनता है। और तीसरा है विस्की या रम आदि। इसमें कह रहा है कि आश्वन द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन आपके उदाहरण हो गए और ये किसे कहते हैं ये हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा छठवें का ग प्रश्न भी समाप्त होता है। अब देखिए घ नंबर। घ नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्लोनिंग संवाहक क्या है? क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं और इसकी विशेषता का संक्षेप में वर्णन भी करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो घ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि क्लोनिंग संवाहक एक डीएनए अणु है। क्या है? क्लोनिंग संवाहक जो है वो एक प्रकार का डीएनए अणु है, जैसे प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी। ठीक है, जैसे क्या है? प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी, जिसका उपयोग किसी वांछित जीन या डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने और उसकी कई क्लोन बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्लोनिंग संवाहक है वो एक डीएनए अणु है, जैसे प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी, जिसका उपयोग किसी वांछित जीन या डीएनए खंड को जिसका प्रयोग क्या होता है? किसी वांछित जीन या डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने और उसकी कई क्लोन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। तो हेडिंग करेंगे क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताएं। पहला लिखेंगे प्रतिकृति का मूल। ठीक है, प्रतिकृति का मूल में हम लिखेंगे कि इसमें एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है।
क्या होता है, इसमें एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम में होता है जिसे आरी या प्रतिकृति का मूल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आरी या प्रतिकृति का मूल कहा जाता है, जहां से डीएनए प्रतिकृति शुरू होती है। क्या होती है, यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति शुरू होती है। अब हम दूसरा लिखेंगे चयन योग्य चिन्ह। ठीक है, चयन योग्य चिन्ह। इनमें ऐसे जीन होते हैं जो रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं की पहचान करने में मदद कराता है। मतलब कि इसमें ऐसे जीन हैं जो रूपांतरित परपोषी कोशिका को पहचान करने में क्या करता है, मदद करता है, और गैर रूपांतरित कोशिकाओं को भी खत्म करता है। ठीक है, क्या करता है कि यह परपोषी कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करता है और गैर रूपांतरित कोशिकाओं को खत्म करता है। ठीक है, ये इसकी दो विशेषताएं हो गई। तीसरा विशेषता लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्लोनिंग स्थल। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि इनमें एक या अधिक अद्वितीय पहचान, ठीक है, इनमें एक या एक से अधिक अद्वितीय पहचान स्थल होते हैं जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काट सकते हैं। ठीक है, ताकि वांछित जीन का जोड़ा जा सके, वांछित जीन को क्या किया जाए, जोड़ा जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 विशेषताओं का इसमें आंसर। तो इस प्रकार से हम घ प्रश्न को भी समाप्त करते हैं। तो देखिए, ये हो गया आपके 6वें का घ प्रश्न तक का उत्तर। अब दिया है इंग्लिश वर्जन में, मतलब जो इंग्लिश वर्ग के बच्चे हैं वो इसे सॉल्व करेंगे। आगे हम चलेंगे लास्ट जो कि है हमारा अगला पेज, जो कि प्रश्न आ गया है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें कुल आपके 2 प्रश्न होंगे, 7 नंबर में, 8 नंबर में 2 प्रश्न और 9 नंबर में 2 प्रश्न। तो तीनों प्रश्नों में से आपको, मतलब 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। जैसे कि 7 प्रश्न में से 2 प्रश्न है, इनमें से आपको कोई एक करना है। प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, और इसको किसी एक उदाहरण से सहायता से समझाइए। ठीक है, तो लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं ये लिखना है और इसे परिभाषा उदाहरण के साथ बतानी है। और अथवा करके दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाकी आपको जो ठीक लगे, आपको जो आएगा वो आप करिएगा। हम देखेंगे इसमें से लिंग संलग्नता वंशागति से आप क्या समझते हैं और इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर 7वें का। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का 7 नंबर देखिए, हेडिंग करेंगे लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। ठीक है, ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कह रहा है कि यह प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जीन होते हैं उनका संबंध एक लैंगिक लक्षण से होता है। ठीक है, और ये जीन्स ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं ये जीन्स जो हैं वो जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, और इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स को भी प्रभावी होते हैं। ये क्या होते हैं, इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स भी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और दूसरी ओर लिंग गुणसूत्र पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले, अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझिए। कहने का अर्थ है इसमें कि इसमें जो लैंगिक द्विरूपता के लिए वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और इसे निर्मित करने के लिए, मतलब निर्माण करने के लिए अनेक ऑटोसोमल जीन्स भी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। दूसरी ओर लिंग गुणसूत्रों पर कुछ जीन्स लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले, अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं, और ये लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये जो लिंग हैं वो संलग्न जीन्स भी कहलाते हैं।
जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं इसकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहलाती है। मतलब ये जो लिंग है वह संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं और इनकी जो वंशागति है वो लिंग संलग्न वंशागति अथवा लिंग संलग्नता कहलाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले एक्स मतलब गुणसूत्र एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मतलब मनुष्य में जो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं वो एक्स और वाई हैं। प्रायः दो प्रकार के लिंग संलग्न रोग वर्णांधता एवं हीमोफीलिया का है। मतलब कि प्रायः दो प्रकार के जो संलग्न रोग हैं वो वर्णांधता एवं हीमोफीलिया का है। जो वर्णांधता तथा उसकी वंशागति इस प्रकार है। वर्णांधता और इसकी वंशागति कुछ इस प्रकार से है। आगे हम हेडिंग करेंगे कि वर्णांधता तथा उसकी वंशागति। तो हेडिंग कर लेंगे आगे वर्णांधता तथा उसकी वंशागति। ठीक है, तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति प्रायः लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वर्णांधता से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो प्रायः लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। अतः इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। मतलब इस रोग को हम लाल हरा या अंधापन भी कह सकते हैं। इस रोग का जिन अप्रभावी होता है। ठीक है, इस रोग का जो जिन है वो एक प्रकार से अप्रभावी होता है तथा लिंग गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्रों में से एक्स गुणसूत्र पर यह स्थित होता है। वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता है। जो वाई गुणसूत्र है उस पर इसका एलील नहीं पाया जाता है। एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं। मतलब एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य स्त्री का सभी संतान क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। परंतु पुत्रियों में एक एक्स गुणसूत्र पर पिता का वर्णांधता का अप्रभावी जिन पहुंचाता है। ठीक है, अतः ये इस प्रकार के जिन के वाहक का कार्य करती है। मतलब आपको पता है कि जो गुणसूत्र की लिंग निर्धारण करते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, लेकिन जो नर नारी होती हैं उसमें एक्स एक्स पाया जाता है और नर में एक्स और वाई पाया जाता है। तो उस प्रकार से जो पिता है वही वर्णांधता का जो उनका गुण होता है, उनके लिंग होते हैं, उसी से क्या होता है कि जिन वाहक जो होते हैं प्रवाही होते हैं और पिता का जो पुत्रियों के प्रति, ठीक है, पुत्रियों का एक एक्स गुणसूत्र पिता का वर्णांधता का अप्रभावी जिन पहुंचाता है। मतलब पिता के द्वारा ही उसमें वर्णांधता का रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि 7वें का दीर्घ एक खत्म होता है। फिर अगला प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है कि डीएनए के अर्ध संरक्षणी प्रतिकृतियन विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या अथवा कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो हम लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट एवं इस पर नियंत्रण। तो चलिए देखते हैं इसका भी उत्तर। तो हेडिंग कर लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8। जनसंख्या विस्फोट के निबंध पर लिखेंगे। आजकल विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लक्षण 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि आजकल विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब कि जो आबादी बढ़ती जाती है लोगों के प्रति, संतान के प्रति, व्यक्ति जो बढ़ते जाते हैं उसे ही हम क्या करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मानव के सामाजिक विकास के इतिहास में 3 ऐसे जनसंख्या विस्फोट हुए जिन्होंने विश्व के वातावरण में एक भारी परिवर्तन कर दिया है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, यानी कि मानव के सामाजिक विकास के लिए इतिहास में
3 ऐसी जनसंख्या विस्फोट हुए जिन्होंने विश्व के वातावरण में एक भारी परिवर्तन कर दिया है, जो निम्न है। जैसे कि नंबर वाइज करके हम लिखेंगे। पहला लिखेंगे प्रथम जनसंख्या विस्फोट, यानी कह रहा है कि आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले यह घटना माना जाता है। इसका कारण यह है कि शिकार करने तथा भोजन जुटाने में किए जाने वाले हथियारों, औजारों और तौर तरीके, ठीक है, तौर तरीके में संशोधन तथा सुधार, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जो शिकारी लोग हैं, ठीक है, पहला जो जनसंख्या विस्फोट है वो कह रहा है कि शिकारी लोग जिस प्रकार से हैं, ठीक है, और वहां पर अपना भोजन जो है उसको करने के लिए संशोधन और सुधार में कई जानवरों को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है दूसरा जनसंख्या विस्फोट, यह आज से लगभग 6,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसमें खेती के तौर तरीके में सुधार हुआ, ठीक है। यह आज से लगभग 6,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसमें खेती के तौर तरीके में सुधार हुआ है। फिर हम तीसरा जनसंख्या विस्फोट लिखेंगे, ठीक है। इसमें निबंध के तौर पे लिखना है, तो ऐसे ही हम हेडिंग वाइज करते जाएंगे। यह लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ, जिसका मुख्य कारण खाद्य उत्पादन या उद्योग तथा औषधियों का निर्माण आदि है, ठीक है। मतलब यह लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ, जिसका मुख्य कारण खाद्य उत्पादन, उद्योग तथा औषधियों का निर्माण आदि है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा जनसंख्या विस्फोट। अब हम लिख सकते हैं, निबंध के तौर पर लिखना है तो आगे हेडिंग करेंगे, जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रण करने के उपाय, ठीक है, जिसमें हम पहला लिखेंगे जागरूकता। तो कह रहा है कुछ सामाजिक कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, संस्कृति कार्यक्रम, तरह तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से भी लोगों को जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं की जानकारी देकर इसमें कमी लाई जा सकती है, ठीक है। मतलब कह रहा है कुछ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जैसे कि नुक्कड़ नाटक, संस्कृति कार्यक्रम की तरह तरह की प्रतियोगिता जो है वो लोगों में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होती हैं कि होने वाली समस्याओं की जानकारी देकर इसमें कमी लाई जा सकती है, ठीक है। मतलब कि लोगों को एकत्रित करके क्या करना चाहिए, इस पे चर्चा करके जनसंख्या वृद्धि के कारण को रोक सकते हैं। फिर आगे देखिए, दूसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि यह जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण एवं निवारण के लिए आवश्यक है, ठीक है। यह जनसंख्या वृद्धि के लिए नियंत्रण एवं निवारण के लिए एक रूप से क्या है, आवश्यक है। परिवार नियोजन संबंधित शिक्षा, कॉपर्टी, नशबंदी, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन आदि की जानकारी देकर तथा इसका प्रचार करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर कि अगर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को कम करना है, वृद्धि करने से रोकनी है, तो उसके उपाय के लिए परिवार नियोजन से संबंधित शिक्षा जैसे कि कॉपर्टी का इस्तेमाल, नसबंदी कराना, गर्भ निरोधक करवाना या फिर गोलियों का सेवन करके इस प्रचार की जनसंख्या में वृद्धि नियंत्रण पा सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम में। फिर आगे लिखेंगे हम, तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे यौन शिक्षा। तो यौन शिक्षा यानी यौन संबंध किस प्रकार बनाने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम इस तरह की भांति करने से झिझकते हैं, इसी वजह से सही जानकारी से अभाव में असमय तथा अत्यधिक संख्या में बच्चे पैदा होते हैं। तो कह रहा है इसमें कि यौन शिक्षा यानी कि यौन संबंध के बारे में कह रहा है, जिस प्रकार से अगर आप सावधानी क्या बरतनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और मतलब कि संबंध को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि यानी कि बच्चे पैदा करने की संख्या जो है वो कम मात्रा में रहे, ठीक है, उसे ही हम यौन शिक्षा कहते हैं। फिर हम एक और लिख सकते हैं टिप्पणी में, विवाह की उम्र बढ़ाना, ठीक है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रमुख कारण है कम उम्र में विवाह होना। जल्दी विवाह होने से लड़कियां कम उम्र में ही मां बन जाती हैं
और अत्यधिक संख्या में सनोपति करते हैं। भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहां बाल विवाह होता है, अतः प्रशासन को बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र की वृद्धि करनी चाहिए। अगर मतलब कि विवाह की उम्र, बाल विवाह में जब लड़कियों की विवाह होती है तो क्या होती है कि वो बहुत ही कम उम्र में माँ बन जाती हैं, जिस प्रकार से वृद्धि जो होती है बच्चों की ज़्यादा हो जाती है। पहले के जो माता पिता थे वो कम उम्र में उनकी जब शादी हो जाती थी तो उनके बच्चे जो कि हैं कई हो जाते थे, जैसे कि कितने बच्चे 8 या 9 हो जाते हैं, कितने लोगों के 4-5 हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप ज़्यादा उम्र में विवाह करवाते हैं तो बाल विवाह को रोकते हैं तो उससे क्या होगा कि संतानों की कम होगी और जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगाना चाहिए और लड़के और लड़कियों का विवाह कम उम्र में करानी चाहिए ताकि जनसंख्या वृद्धि कम हो सके। ठीक है, तो ये था आपका 8वें प्रश्न का उत्तर, यानी कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध। ठीक है, नियंत्रण करने के लिए। अब आखिरी प्रश्न है आपका इस प्रकार से कि द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। अथवा आप एक और प्रश्न है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं और जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है। दोनों ही 5 नंबर के प्रश्नों में से एक है। हम करेंगे द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझना। तो पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर इसे चेकर बोर्ड की सहायता से समझाएंगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या 9 में देखेंगे, यह संकरण के प्रयोग में निषेचन के समय नर और मादा युग्मकों में समयुग्मक की संभावनाओं और उनसे बने जीन प्ररूपों तथा फिनोटाइप इसमें एक वर्ग में बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, कहना चाहता है कि ये जो संकरण का प्रयोग है वो निषेचन के समय नर और मादा युग्मकों के संयुग्मनक की संभावनाओं को उनसे बने जिन प्रारूपों तथा फिनोटाइप इसमें एक वर्ग बनाया जाता है और एक खड़ी तथा पट लाइनों से इसको चोकर खानों में बांटते हैं। ठीक है, मतलब एक खड़ी लाइन होनी चाहिए और एक पट, जैसे कि रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, खानों की संख्या जीनोटाइप पर निर्भर होती है। यदि F1 संकर संतति तथा P1 पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच संकरण को संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस कहते हैं, तो F1 संतति का प्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण कराने पर F2 पीढ़ी के सभी संतति जीवों में प्रभावी लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है इसके विपरीत F1 संकर जीवों का अप्रभावी लक्षण वाले जनकों से संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार के समलक्षण, जैसे कि एक संबंधे या अनुपाते एक का अनुपात प्राप्त होता है। इस प्रकार F1 संकर जीवों तथा अप्रभावी लक्षण वाले जनकों के बीच संकरण को परिरक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो संकरण की क्रिया है आपको थ्योरी में इसी प्रकार से लिखना है कि F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी में किस प्रकार से बैक क्रॉस या फिर टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं, और पीढ़ी P1 या फिर P2 में, और F1 F2 जो है वो है आपका संकरण संतति। ठीक है, तो इसी थ्योरी के हिसाब से आपको क्या करना है, एक चेकर बोर्ड बनाना है और उसमें दिखाना है कि किस प्रकार से जो गैमेट्स हैं वो क्रिया में क्या मतलब कि बौना या लंबा कितने प्रतिशत और कितने संबंध या अनुपात में आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके चेकर बोर्ड की थ्योरी में आपको ये लिखना है और चेकर बोर्ड को हम चलिए समझते हैं। तो ये हम चेकर बोर्ड में बनाएंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से कौन से बॉक्स को आपको भरना है, तो देखिए हमने बताया था एक सीधी लाइन और एक पट लाइन। ठीक है, तो आप 4 बॉक्सेस बनाएंगे, सीधी लाइन में भी और पट लाइन में भी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y ऐसे ही लेना है। ठीक है,
अब देखिए हम सारी प्रक्रियाओं को कैसे लिखेंगे। तो आप जब बॉक्स बना लेंगे, 4-4 बॉक्स, इस लाइन में भी, रो में भी 4-4 और 4 और कॉलम में भी 4। अब देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब कि आप जो इधर नोट करेंगे वही आप इधर नोट करेंगे और क्रिया को कराते चलेंगे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब 2 बार कैपिटल आर लेंगे और एक कैपिटल और एक स्मॉल वाई, और यहाँ पर 2 बार स्मॉल आर लेंगे और एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी प्रकार से ये आर वाई ये आर वाई, देखिए सेम सेम नोट करेंगे। फिर यहाँ का कैपिटल स्मॉल यहाँ नोट करेंगे, यहाँ का स्मॉल कैपिटल आर वाई यहाँ नोट करेंगे और यहाँ का स्मॉल कैपिटल यानी कि स्मॉल स्मॉल आर आर वाई यहाँ नोट करेंगे। अब देखिए क्रिया कैसे कराएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको क्रिया करानी है, ठीक है, एक दूसरे से, और आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगा कि क्या प्राप्त होगा। आर वाई कैपिटल कैपिटल और आर वाई कैपिटल कैपिटल दोनों को कराएंगे तो डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल वाई प्राप्त होगा। तो जब दोनों ही कैपिटल रहेंगे तो गोल पीले रंग का पौधा तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में भरने के लिए लगातार इससे और फिर क्या करेंगे, इस वाली क्रिया से इन चारों में एक एक बार कराते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस आर की इससे करा दिए, फिर इसी आर की इससे कराएंगे तो आर और वाई यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है स्मॉल वाई, तो यहाँ पे 2 आर है तो 2 आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल एक स्मॉल, ये प्राप्त होगा आपका गोल पीले रंग का। फिर आप इसकी क्रिया इससे करवाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो डबल कैपिटल वाई है तो डबल कैपिटल वाई और स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल और कैपिटल, तो वो हो जाएगा इस कैपिटल और स्मॉल, ये हो जाएगा गोल पीले रंग का, यानी कि इसमें गोल पीला ही चारों हो जाएगा। और देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई जिसको हम क्रिया कराएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो हो जाएगा क्या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि होगा गोल पीले रंग का। तो इस एक क्रिया को इन चारों में कराते जाएंगे और गोल पीले रंग का पौधा प्राप्त होता जाएगा। फिर दूसरी क्रिया पर चलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई जिसकी क्रिया हम इससे कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल डबल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो हो जाएगा गोल पीला, जो कि इसमें मिल रहा है आपका ये वाला। अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो डबल कैपिटल आर और डबल स्मॉल वाई, जो कि हो जाएगा क्या, जब वाई इसमें दोनों स्मॉल है तो इसमें हो जाएगा गोल हरा। फिर इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, वही नोट करेंगे यहाँ पर भी, तो ये भी हो जाएगा गोल पीले रंग का। अब देखिए ये चीज यहाँ मिल रही है। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई में कराएंगे तो हो जाएगा आर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल डबल वाई, ये हो जाएगा गोल हरे रंग का। अब देखिए यहाँ पर नीचे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई का, किससे, इन चारों से, तो करिए स्मॉल आर है 1 और कैपिटल आर है 1, तो लिखेंगे आर आर वाई वाई दोनों कैपिटल, ये हो जाएगा गोल पीला। और इसकी क्रिया फिर इससे कराएंगे तो आर कैपिटल एंड स्मॉल दोनों रहेगा और वाई एक कैपिटल एक स्मॉल, ये भी गोल पीला है। अब देखिए जब दोनों छोटे रहेंगे और मतलब जब दोनों छोटे आर रहेंगे तो आर स्मॉल कैपिटल वाई आर स्मॉल कैपिटल वाई, तो डबल आर स्मॉल और डबल वाई कैपिटल, ये हो जाएगा आपका झुर्रीदार पीले रंग का पौधा। उसी प्रकार से इस स्मॉल कैपिटल का इस स्मॉल स्मॉल से कराएंगे तो हो जाएगा डबल स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, जो कि हो जाएगा झुर्रीदार पीले रंग का पौधा। अब लास्ट क्रिया बची स्मॉल आर स्मॉल वाई, जिसकी क्रिया कराएंगे इससे तो स्मॉल कैपिटल आर वाई स्मॉल और कैपिटल दोनों, तो ये हो जाएगा गोल पीला। फिर यहाँ पर क्रिया इसकी कराएंगे तो यहाँ पे देखिए आर तो कैपिटल स्मॉल वाई दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल, तो गोल हरे रंग का पौधा बनेगा। अब देखिए कह रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, और यहाँ पर है आपका यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल
आर और स्मॉल डबल वाई, जो कि हो जाएगा गोल हरे रंग का। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम इस तीसरे से कराएंगे, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराएंगे तो डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई हो जाएगा। तो आपकी सॉरी ये कैपिटल है तो एक कैपिटल रहेगा, तो ये हो जाएगा झुर्रीदार पीले कलर का। और यहाँ पर स्मॉल आर वाई तो हो जाएगा डबल स्मॉल आर वाई, तो हो जाएगा झुर्रीदार हरे रंग का पौधा। तो ये पीढ़ी 2 का हो गया। और यहाँ पर लक्षण प्रारूप का अनुपात देख लीजिए, जो कि हो जाएगा 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। और जिन प्रारूप अनुपात हो जाएगा 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ये जिन प्रारूप हो जाएगा, मतलब इन सारे का मिला करके, और ये लक्षण प्रारूप हो जाएगा F2 पीढ़ी से मिला करके। तो ये हो गया आपके 9वें प्रश्न का उत्तर चेकर बोर्ड की सहायता से और द्विसंकर क्रॉस की सहायता से। तो ये हो गया आपके 9वें प्रश्न का उत्तर, यानी कि ये पेपर पूरी तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, आप इसे अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।